जय हिंद दोस्तों, प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग एग्ज़ाम आज दे चुके हैं या फिर जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज एचटेट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका डिटेल्ड में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। एक-एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बहुत बारीकी से। कोई भी क्वेश्चन आपको, उम्मीद करूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन मैं गलत ना बताऊं, और पूरी कोशिश करके मैं ये वीडियो आप लोगों के बीच लाया हूं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस का। और आप सभी इसमें अपना स्कोर चेक कर लीजिए कि जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग अपना अपना स्कोर चेक कर लेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ये वीडियो केवल फिजिकल एजुकेशन वाले सेक्शन का होने वाला है। यानी कि 60 क्वेश्चन। हम सबको पता है कि एचटेट टीजीटी में 90 क्वेश्चन जो आए थे वो जनरल सब्जेक्ट के थे, और बाकी 60 क्वेश्चन जो थे वो आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो आज ये वीडियो जो होने वाला है वो 60 क्वेश्चन का होने वाला है, जो कि हमारे टोटल फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। अब बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हम की तरफ हम बढ़ेंगे, और आप सभी अपना जो क्वेश्चन है वो मिलाते चलिए। ये क्वेश्चन जितना भी है ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये नहीं कह सकते कि इजी लेवल के क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें भी पूछे गए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ओवरऑल अगर लेवल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, और टफ क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, 4-5 क्वेश्चन जो थोड़े टफ थे, और उसे करने में ज़रूर कहीं ना कहीं कठिनाई हुई होगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं 91 नंबर। इसमें से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैक्सले। हैक्सले का फर्स्ट का हो जाएगा स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी किसने दिया था? हैक्सले ने दिया था। और उसके बाद सेकंड हो गया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी सन 1665 ईस्वी में। उसके बाद थर्ड हो जाएगा आपका क्लासिमर फंक ने क्या दिया था? तो क्लासिमर फंक किस लिए जाने जाते हैं? विटामिन की खोज उन्होंने की थी। ये तीन अगर मिल जाते हैं तो एक आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले का अगर हम दूसरा मिलाएं तो पहले का दूसरा किस में है? पहले का दूसरा आपका सेकंड वाले में ऑप्शन में है। पहले का दूसरा सेकंड वाले ऑप्शन में, ऐसे ही आपके सारे ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आपका ये 91 नंबर का क्वेश्चन का सेकंड हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, अग्निसार क्रिया को इस नाम से भी जाना जाता है। अग्निसार क्रिया को किस और नाम से जाना जाता है? वत्सार धौती, वहनिसार धौती, वरिशार धौती, या फिर अवहिष्कृत धौती, ठीक है। इंग्लिश में भी वही चीज लिखा हुआ है। तो अग्निसार क्रिया को हम वहनिसार धौती क्रिया के नाम से जानते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 93 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की प्रस्तुतिकरण तकनीकी में व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत नहीं आती है? व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत क्या नहीं आती है, ये इसमें पूछा गया है। मजबूत आवाज, अच्छे से तैयार होना, शिष्ट आचरण, और उपयुक्त सुरक्षा मापक। इधर हम देख लेते हैं इंग्लिश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पर्सनल प्रिपरेशन इन प्रेजेंटेशन टेक्निक ऑफ टीचर्स? कमांडिंग वॉइस, वेल ड्रेसअप, प्लेजिंग मैनर, प्रॉपर सेफ्टी मेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 रॉन्ग है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। 4 हो जाएगा, 93 नंबर का 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से 94 नंबर देखिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सहनशीलता विकसित करने के लिए लगातार विधि की विविधता नहीं है? अब यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेरिएशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेथड फॉर इंप्रूविंग इंड्योरेंस, वेरिएबल पेस मेथड, स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड, रिपीटिशन मेथड, या फिर फार्टलेक मेथड। तो हम सबको पता है वेरिएबल पेस मेथड भी हमारे एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए होता है। स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड भी हमारे एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए होता है। फार्टलेक मेथड भी होता है, लेकिन रिपीटिशन मेथड नहीं होता है। अब हम ये हो जाएगा 94 नंबर का
3 यानी कि रिपीटिशन मेथड। 95 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन, चोट के लिए राइस विधि में सी का मतलब क्या होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। ये सब जनरल क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मोस्टली एग्जाम में आपको देखे जाते हैं और मोस्टली एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आप देख लीजिए, चोट में 95 नंबर का, इन राइस मेथड फॉर इंजरी सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कैपेसिटी, कंप्रेशन एंड कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि कंप्रेशन। ठीक है। कौन सा प्राणायाम धातु के विकार को हटाता है। कौन सा प्राणायाम धातु के विकार को हटाता है। ध्यान दीजिए, कौन सा प्राणायाम धातु के विकार को हटाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाड़ी शोधन। ठीक है। 96 नंबर का आंसर हो जाएगा नाड़ी शोधन। 97 नंबर को ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के लिए प्रस्तुतिकरण का एक चरण नहीं है। नवीनीकरण, अन्वेषण, अभिलेख बनाए रखना और कथन। 97 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश में देख सकते हैं आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर अ टीचर्स। ओरिएंटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड, या फिर रेसिटेशन। तो इसका हो जाएगा आंसर 3 मेंटेनिंग रिकॉर्ड। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती है। कौन सी चोट कभी कभी सिर की हल्की चोट कहलाती है। आघात, अस्थिभंग, डिप्रेस्ड अस्थिभंग, विदारण, या फिर संगठन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको इंग्लिश देखना ही पड़ेगा, तभी आप उसे क्लैरिफाई कर पाएंगे, आप उसे सही कर पाएंगे। तो हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच इंजरी सम टाइम कॉल्ड माइल्ड हेड इंजरी। इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर का मतलब दो हड्डियां आपस में घुस जाती हैं, एक टूट करके एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं, वो इम्पैक्ट फ्रैक्चर होता है। लेसरेशन तो मसल का हो गया, कॉन्टूजन मसल का हो गया, और यहाँ पे है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो कि सीधे सीधे आपके हेड्स इंजरी से रिलेटेड है। ठीक है। अब 99 नंबर का क्वेश्चन, 98 नंबर का सेकंड सही हो जाएगा। 99 पे हम आते हैं। वो चोट जिसमें त्वचा और अंतर्निहित ऊतक कट अथवा फट जाते हैं। इंग्लिश में हम देख लेते हैं। इंग्लिश में, इंजरी इन विच स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यू आर कट आर टर्न। हेमेटोमा, कंटूजन, लेसरेशन, एब्रेशन। तो लेसरेशन में क्या होता है, इसका जो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो लेसरेशन हो जाएगा। लेसरेशन में आपका क्या हो जाएगा, त्वचा थोड़ी सी फट जाती है और ब्लड भी निकलता है। ठीक है, वो लेसरेशन होता है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत चक्रीयता का सिद्धांत, भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत, प्रशिक्षण की निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चाहे आप एचटेट का एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, या फिर अभी बिहार का बीपीएससी 2.0 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर ईएमआरएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो लास्ट तक आप देखिए, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अब थोड़ा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, आप सभी को पता है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चक्रीयता का सिद्धांत, भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, उपयोग और अनुपयोगिता का सिद्धांत, प्रशिक्षण की निरंतरता का सिद्धांत। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ये भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड ये भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ये नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग ये भी होता है। यानी कि आपका 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं।
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अस्थि बंधक का अत्यधिक खिंचाव खिंचाव कहलाता है। सेकेंड है, अस्थिबंधक ऊतक होते हैं जो संधि पर अस्थियों को जोड़ते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बता रहा है। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्ट्रेन, बिल्कुल गलत है ये। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन होगा, यहाँ स्ट्रेन नहीं होगा, तो पहला आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, लिगामेंट आर टिश्यू दैट कनेक्ट बोन एट अ ज्वाइंट, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ओनली 2 इज करेक्ट। अब देखिए ओनली 2 किस में है, 101 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड राइट, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन। पैरालंपिक खेल पूर्व में इस नाम से जाने जाते थे। पैरालंपिक खेल किस नाम से जाने जाते थे पूर्व में, यानी पहले पैरालंपिक खेलों को किस नाम से जाना जाता था? स्पार्टाकियाड गेम्स, या फिर पैन हेलेनिक गेम्स, स्टोक मोंडेविल गेम, या फिर अक्षम गेम। तो ये आपका हो जाएगा स्टोक मेंडेविल खेल। स्टोक मेंडेविल खेल पहले पैरालंपिक खेल को कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का 3। अब 103 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि बताया गया ज्यादातर क्वेश्चन इस स्टेट के इस पेपर में हमने ये पाया है कि बाद में आप लोगों को कहा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन के कहा जाता है कि कौन सा नहीं है या कौन सा इसमें नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और लास्ट में आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं और आपका नंबर जो है वो कट जाता है। तो ये बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए कि लास्ट में बार बार हर क्वेश्चन के ज़्यादातर यही बता रहा है कि कौन से नहीं है। इसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व, ये बिल्कुल सुमेलित है। पिथियन खेल 786 ईसा पूर्व, यानी 586 ईसा पूर्व। नीमियन खेल 573 ईसा पूर्व। स्थिमियन खेल 580 ईसा पूर्व। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जो पिथियन गेम्स थे वो 586 ईसा पूर्व न होकर के 582 ईसा पूर्व थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 103 नंबर क्वेश्चन का आपका सेकेंड यानी पिथियन खेल 586 ईसा पूर्व ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 103 का दूसरा हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ओलंपिक संविधान प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। ओलंपिक संविधान प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? आप सभी ध्यान दें, 1904, 1908, 1912, 1920। ओलंपिक संविधान प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? द ओलंपिक चार्टर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 104 का सेकंड हो जाएगा, यानी कि 1908। द ओलंपिक चार्टर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1908। 105 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। निम्नलिखित में से किसे उच्च चाल के साथ प्रतिरोध को पार करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति, शक्ति सहनशीलता, सहनशीलता शक्ति। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, या फिर इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि किसी भी उच्च चाल के साथ प्रतिरोध को अगर आप पार करते हैं तो ऐसी योग्यता को कहा जाएगा विस्फोटक शक्ति। पांचवा 105 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट हो जाएगा। अब 106 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुदीर्मन कप इज रिलेटेड टू विच गेम्स? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फील्ड हॉकी, या फिर सॉकर। सुदीर्मन कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स? तो ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाता है सुदीर्मन कप। 107 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? 107 नंबर क्वेश्चन।
युवा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। थर्ड है शिक्षा मंत्रालय या फिर फोर्थ रक्षा मंत्रालय। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। आपका जो नाडा है वो इसी के अंतर्गत आता है। 108 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई व्यवहार करता है तो वह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा या फिर बाह्य व आंतरिक दोनों? तो ये आपका हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर अपने लिए कर रहा है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। रोटेटर कफ किस संधि पर स्थिरक के रूप में कार्य करती है? कूल्हे की संधि, घुटने की संधि या फिर कोहनी की संधि या फिर कंधे की संधि? 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके कंधे की संधि। अब बात कर लेते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की। किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी को अपने समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? 110 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी को अपने समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? तो ये बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, उन्होंने स्वेच्छा विधि लगाया होगा, लेकिन ये होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कोई भी चीज़ें होंगी तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ये प्रदर्शन विधि के अंतर्गत ही आएंगी, क्योंकि स्वेच्छा विधि कोई मेथड नहीं है। ठीक है, 110 का हो जाएगा आपका 110 का आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, 111 की बात करते हैं। पीस प्लेनेस किस आसन विरूपता का अन्य नाम है? पीस प्लेनेस इज अनदर नेम ऑफ विच पोस्चरल डिफॉर्मिटीज? नौकनी, फ्लैट फुट, बो लेग, काइफोसिस। हिंदी में देख लेते हैं। घुटने का आराम से टकराना, आपस में टकराना, चपटे पैर, धनुषाकार पैर या फिर कुब्जता। तो ये आपका हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन। पीस प्लेनेस हम बोलते हैं फ्लैट फुट को। 111 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अब बात कर लेते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। खेल का अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर, GPW पैट्रिक, कार्ल ग्रूस या फिर स्टैनली हॉल? तो आप देख सकते हैं हु गेव सरप्लस एनर्जी थियरी? तो ये आपका हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का क्वेश्चन। एकाग्र चित्तता की योग्यता में कमी अधिभार का किस प्रकार का लक्षण है? मनोवैज्ञानिक लक्षण है, ध्यान देंगे आप, मनोवैज्ञानिक लक्षण है, प्रदर्शन लक्षण है, दैहिक कार्यात्मक लक्षण है या फिर असामाजिक लक्षण है? तो ये 113 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका दैहिक कार्यात्मक लक्षण। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी आंत व बड़ी आंत की सफाई की प्रक्रिया है? 114 नंबर क्वेश्चन कौन सी 114 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सी आंत व बड़ी आंत की सफाई की प्रक्रिया है? बस्ती, धौती, नौली या फिर नेती? तो 114 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि धौती। धौती क्या करती है? आपके पेट की सफाई कर देती है। ठीक है, अब 115 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य व शिष्टता विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और अस्पष्टता का सिद्धांत। इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। तो 115 नंबर क्वेश्चन का 4 हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। 116 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जब अक्ष बल के समीप होता है तब क्या स्थिति होती है? जब अक्ष क्या होता है? बल के समीप होता है तो क्या स्थिति घटित होती है? उत्तोलक चाल व गति का प्रसार
उत्पादित करता है, उत्तोलक बल उत्पादित करता है, या फिर उत्तोलक संतुलन उत्पादित करता है, या फिर उत्तोलक चाल और बल गति दोनों उत्पादित करता है। 116 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी उत्तोलक संतुलन उत्पादित करता है। 117 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जर्मनी के विद्यालयों में जिम्नास्टिक के एक तंत्र के स्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ अ सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक इन schools of Germany? जॉन बर्नास बेस्डो, लुडविग जॉन गटमट एंड इमैनुअल कांत। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 117 नंबर क्वेश्चन का लुडविग जॉन। अब 118 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये बहुत ही आसान आप लोगों को होगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपके किसी भी एग्जाम्स में। ये एनवीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके यूपी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यूपी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। टीजीटी में नहीं आया था, पीजीटी में आया था। तो आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। आपके बिहार में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या चीज़ लिखा हुआ है कि सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। इंग्लिश में आप ध्यान दीजिए, हिंदी में आप नहीं समझ पाएंगे। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फेरिंग्स, देन आएगा लैरिंग्स, फिर आएगा ट्रैकिया। अब देख लीजिए, यहाँ पे मिला दीजिए 4 3 5। अब किसमें 4 3 5 है? 4 3 5 आपके फर्स्ट में है, बाकी और किसी में नहीं है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी 118 का पहला। अब 119 की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। सिर के आगे व पीछे की गतिविधि प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहलाती है, या फिर सेकेंड है आपका बाइसेप कर्ल प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, या फिर थर्ड है आपका लैटरल रेजर्स व्यायाम तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। अब 119 का कौन सा हो जाएगा आपका सही? तो 119 का हो जाएगा सेकंड। 119 का सेकंड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। सिर के आगे व पीछे की गतिविधि प्रथम श्रेणी उत्तोलक होती है, बिल्कुल सही है। और थर्ड भी सही है, लैटरल रेजेस व्यायाम तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का दूसरा। अब 20 की बात कर लेते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसने की थी? अब ये क्वेश्चन आपने ज़रूर नहीं पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे तुक्का लगा करके आए होंगे। 120 का आपका हो जाएगा पहला, यानी स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की थी। 121 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रतियोगिता में 17 टीमें हैं, द्वितीय अर्ध में कितनी टीम स्थान प्राप्त करेंगी? 121 नंबर क्वेश्चन का पहला है 9, दूसरा है 8, और तीसरा है 7 एंड फोर्थ है 10। तो आपका हो जाएगा 121 नंबर का दूसरा, यानी कि 8। आपका 17 टीमें हैं तो 8 ही हो जाएगा। 121 का 8 हो जाएगा, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। शिक्षा शास्त्र अध्ययन है, शिक्षा शास्त्र अधिगम का अध्ययन है, शिक्षण विधि का, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का, या फिर शिक्षा का। बात कर लेते हैं। पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ, तो हो जाएगा टीचिंग मेथड। 122 का सेकेंड हो जाएगा। 123 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि टार्सल अस्थियों के बीच होती है? टार्सल अस्थियां हमारे पैर में होती हैं, ये हम सबको पता होगा। जिनको पता होगा वो कर लिए होंगे ये आंसर, क्योंकि 123 नंबर क्वेश्चन आपका उसी तरह से है, जो लोग को पता होगा वो कर लिए होंगे। डॉर्सिफ्लेक्शन, उत्तानन, मध्य घूर्णन, विपरिवर्तन। आप देख सकते हैं इंग्लिश में करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑक्योर बिटवीन टार्सल बोन? डॉर्सिफ्लेक्शन, स्पाइनेशन, सुपाइनेशन, मीडियल रोटेशन, या फिर इन्वर्जन। तो हमको पता है कि हमारे जब एड़ी जो है अंदर की तरफ आते हैं तो वो इन्वर्जन हो जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं तो ईवर्जन हो जाता है, ठीक है। तो आपका 123 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फोर्थ। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन ओलंपिक खेलों को किसने प्रतिबंधित किया था? ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये जिन लोगों ने रटा होगा उन लोगों को जरूर आ रहा होगा। केराकेला,
मेजोरियन, मैग्नस, मैक्सिमस या फिर थियोडोसियस फर्स्ट। तो 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका थियोडोसियस प्रथम। अब बात कर लेते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य सदनी प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? 125 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है। अब एक्स्ट्रा म्यूरल की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन? जीत दर्ज कर संस्थान का नाम रोशन करना, प्रतिभागी संस्थाओं के मध्य बंधुत्व और मित्रता विकसित करना, आयोजन और प्रशासन की कुशलता और कला प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक छात्रों को इष्टतम अवसर प्रदान करना, दलों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। 125 का तीसरा आपका गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण वयस्कों में निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? अब 126 नंबर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे और बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए होंगे। ये मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत किए होंगे, क्योंकि विटामिन डी ज्यों ही सुने होंगे और वो तुरंत रिकेट्स को मार के आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने रिकेट्स को लगाया है वो गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर क्योर इन एडल्ट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी की बात कर रहा है और एडल्ट की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन का ऑस्टियोमेलेशिया, यानी कि थर्ड। 126 का थर्ड जिन्होंने लगाया है ऑस्टियोमेलेशिया, उनका आंसर सही है। सूर्य नमस्कार के दौरान किस आसन पर ओम खगाय नमः का मंत्र का उच्चारण किया जाता है? ओम खगाय नमः, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ओम खगाय नमः किस तरह जब पुशअप की पोजीशन जब आप लेते हैं तो आप कौन सा आसन होता है वो आप लोग बताइए। मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन का कि ओम खगाय नमः जब आप पुशअप स्टार्ट करते हैं तो अभी आप नीचे की तरफ नहीं जाते हैं, ऊपर की तरफ ही रहते हैं, वही होता है ओम खगाय नमः का पोजीशन। अब बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन का। 127 नंबर क्वेश्चन आपका SW है, होमवर्क। अब 128 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन सा अंतर सदनीय प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है? 128 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अंतर सदनीय प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार खेल में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों को इधर उधर घूमने का अवसर प्रदान करना, खेल प्रतिभाओं का पता लगाना। तो आपका 128 नंबर का थर्ड हो जाएगा। इसे करने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी। विद्यार्थियों को इधर उधर घूमने का अवसर प्रदान करना है, ये तो नहीं होता है आपके इंट्राम्यूरल कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 129। आहार में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध होते हैं? कितने एसेंशियल विटामिन होते हैं? आप देख सकते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। हाउ मेनी एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट? 9 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड, 12 अमीनो एसिड, या फिर 17 अमीनो एसिड? इसका 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 9 अमीनो एसिड। 129 हो गया। अब 130 की बात कर लेते हैं हम। कौन सी शिक्षण विधि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में सबसे कम उपयोगी होती है? 130 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में सबसे कम उपयोगी होती है? विच टीचिंग मेथड ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट यूजफुल इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स? कमांड मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें हो जाएगा सबसे कम पूछा जा रहा है। यूज तो चारे होती हैं, लेकिन कम यूज की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड का यूज थोड़ा कम ही होता है। 130 का 4 हो जाएगा। 131 की बात करें 131 की, तो कौन सा तंत्र हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? लसिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय वाहिका तंत्र, या फिर अमूत्रीय तंत्र? 131 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विच सिस्टम प्रोटेक्ट अस
फ्रॉम डिजीज, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम। 131 का 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 132 नंबर क्वेश्चन की। एक गामक कार्य को नियंत्रित करने वाली गामक कार्यविधि के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? 132 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौशल, शैली, तकनीक या फिर युक्ति। विच इज डिफाइंड एज द मोटर प्रोसीडर ऑफ ट्रैकिंग अ मोटर टास्क। स्किल, स्टाइल, टेक्निक या फिर टैक्टिस। तो 132 का हो जाएगा टेक्निक। 133 की बात कर लेते हैं हम। खेल के पुनर्कथन सिद्धांत के साथ कौन संबंधित है? कार्ल ग्रूस, GP.W. पैट्रिक, जी स्टैनली हॉल, वॉन सीलर। 133 क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद रिकैपिचुलेशन थियरी ऑफ प्ले? कार्ल ग्रूस, GP.W. पैट्रिक या फिर स्टैनली हॉल या फिर वॉन सीलर। तो आपका हो जाएगा 133 नंबर क्वेश्चन का 3 यानी कि स्टैनली हॉल। अब 134 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 134 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा द्विअक्षीय संधि का उदाहरण है? द्विअक्षीय संधि का उदाहरण है। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप हिंदी से ज़्यादा इजी है आपको इंग्लिश में पढ़ना। कई बार आप अगर हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी में कोई भी टर्म अगर आप पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपके एग्ज़ाम में जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन लगेगा, कोई भी क्वेश्चन पे अगर सवाल उठेगा तो उसके इंग्लिश फॉर्मेट को ही वरीयता दी जाएगी, इंग्लिश फॉर्मेट को ही सही माना जाएगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना, यहाँ पे हिंदी लिखा है कोर संधि और ये इसको देखिए इंग्लिश में लिखा है हिंज संधि। यही चीज़ कभी कभी ऐसा होता है, हिंज जॉइंट जो होता है ये इंग्लिश में भी लिखता है और हिंज जॉइंट आपके हिंदी में भी लिख देगा। ऐसे में आप परेशान हो जाएंगे कि कोर संधि तो दिया नहीं है भाई। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को इंग्लिश में ही तैयार करें। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन के आंसर की। 134 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा द्विअक्षीय संधि का उदाहरण है? 134 संसर्पी संधि, कोर संधि, उलूखल संधि या फिर कॉन्डिलाइट संधि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाईएक्सियल ज्वाइंट? तो बाईएक्सियल ज्वाइंट का उदाहरण हो जाएगा आपका कॉन्डिलाइट ज्वाइंट। 135 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कौन सी चाल योग्यता न्यूनतम समय में एक एकल गतिविधि करती है? 135 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। न्यूनतम समय में एकल गति करती है। त्वरण योग्यता, प्रचलन योग्यता, चाल सहनशीलता, गतिविधि चाल। बात कर लेते हैं। विच स्पीड एबिलिटी डू अ सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम ऑफ टाइम? एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंडोरेंस एंड मोमेंट स्पीड। तो 135 का हो जाएगा फोर्थ यानी कि मोमेंट स्पीड। 136 की बात कर लेते हैं अगर हम, तो 136 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग 136 कार्यात्मक प्रतिबद्धता। आप इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, ट्रायल एंड एरर थियरी, इनसाइट थियरी। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दिया था? स्किनर ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी किसने दिया था? पावलोव ने। ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद इनसाइट थियरी कोहलर ने दिया था। आप इसे मिलान कर लीजिए। ठीक है, 136 यानी कि पहले का हो जाएगा आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी स्किनर, यानी पहले का चौथा हो जाएगा। तो आपका दूसरा और चौथा कट जाएगा। पहले का चौथा, फिर दूसरे का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी पावलोव ने दिया था। दूसरे का हो जाएगा थर्ड। दूसरे का थर्ड अगर आप देखते हैं तो आपका 136 नंबर क्वेश्चन का पहला सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में असत्य है? ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक अम्ल प्राकृतिक जल में घुलनशील विटामिन है, यह एक प्रति उपचायक एजेंट
होता है, यह जीवाणु संक्रमण से लड़ने में भाग नहीं लेता है, यह तंतुमय ऊतक में कोलेजन के निर्माण के लिए कार्य करता है। तो आप ध्यान दीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है सी का, और विटामिन सी जो होता है वो संक्रमण से लड़ने के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कौन सा असत्य लिखा हुआ है, तो सारे सही हैं, बस एक असत्य है। कौन है वो? थर्ड नंबर 137 का थर्ड हो जाएगा, यानी कि ये जीवाणुओं से लड़ने में भाग नहीं लेता है, ये आपका गलत हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्पाइना बिफिडा के कारण कौन सी आसन विरूपता होती है? ये बहुत सारे बच्चों के गलत हुए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ करके गए होंगे ये चीज़, ये टर्म पहली बार सुने होंगे बहुत सारे बच्चे। अग्रकुब्जता, धनुषाकार पैर, घुटनों का आपस में टकराना, या फिर कुब्जता। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो विच पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैन ऑक्योर ड्यू टू स्पाइना बिफिडा? लॉर्डोसिस, बोलेग, नॉक नी, या फिर काइफोसिस। 138 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि काइफोसिस। ये स्पाइनल कॉर्ड आपका सही तरीके से विकसित नहीं होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड जब आपका सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता है उसी को स्पाइना बिफिडा बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं 139 क्वेश्चन की। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक के अनुसार ओवरवेट कैटेगरी की बात कर रहा है, कौन सा होगा? ओवरवेट कैटेगरी, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप सारे लोग कर लिए होंगे। पहले बात कर लेते हैं 18.5 से नीचे, नो ये तो आपका अंडरवेट में चला जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं तो 18.5 से 24.9 ये आपका नॉर्मल हो जाता है। देन उसी के बाद आता है थर्ड नंबर 25 से लेकर के 29.9, ये आपका ओवरवेट हो जाएगा। ठीक है, तो 139 क्वेश्चन का हो जाएगा 3। अब आते हैं 140 क्वेश्चन पर। 140 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी शंक्वाकार गतिविधि होती है? यानी कि आंतरिक घूर्णन, बाह्य घूर्णन, विपरिवर्तन, परिघूर्णन। अब बात कर लेते हैं विच इज कोनिकल मूवमेंट, इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन, इनवर्जन, या फिर सरकमडक्शन। तो 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बताइए, सरकमडक्शन। 140 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सरकमडक्शन। 141 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो कौन सा श्वसन पसली पिंजर के विस्तार और संकुचन द्वारा फुफ्फुस के मध्य खंडों का उपयोग करता है? वक्षीय श्वसन, उदरीय श्वसन, प्राकृतिक श्वसन, या फिर जत्रुकीय श्वसन। 141 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विच ब्रीदिंग यूटिलाइज द मिडिल लोब्स ऑफ द लंग्स बाय एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द रिबकेज? थोरेसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग, या फिर क्लेविकुलर ब्रीदिंग। ये आपका हो जाएगा 141 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, यानी कि थोरेसिक ब्रीदिंग। अब बात कर लेते हैं 141 क्वेश्चन की। यदि अग्रकुब्जता को प्रतिरोध के विरुद्ध ट्राइसेप मांसपेशी द्वारा विस्तारित किया जा रहा है तो यह किस प्रकार उत्तोलक है? 142 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का उत्तोलक होगा? यदि हम अगर आगे की तरफ इसको विस्तार करते हैं तो ये 142 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट क्लास लीवर। 142 का सेकेंड हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 143 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। अचल संधि उपास्थीमय संधि के रूप में भी जानी जाती है। एम्फिथ्रोसिस एक उपास्थीमय संधि होती है। साइनोवियल संधि डायर्थ्रोसिस संधि होती है। इंग्लिश में देख लेते हैं, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है? इमूवेबल ज्वाइंट्स इज आल्सो नोन एज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हम सबको पता होगा कि स्लाइटली मूवेबल होता है, इमूवेबल नहीं होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट जो होता है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, बिल्कुल सही जवाब।
ये एम्फिथ्रोसिस जॉइंट जो होता है उसे कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं और दोनों स्लाइटली मूवेबल होता है। देन तीसरा स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि साइनोवियल जॉइंट्स इज डायआर्थ्रोसिस जॉइंट, ये भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो 143 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। 44 की बात करें तो 144 अनुबंध, अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन आप जरूर से सर्च मारिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया और ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने खुद सर्च मार लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति, एडोलेसेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एडोलेसेयर शब्द से हुई है या किस भाषा से है। लैटिन, यूनानी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लैटिन भाषा। ये लैटिन भाषा से एडोलेसेयर जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। 145 नंबर का फर्स्ट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सुपर कंपनसेशन से तात्पर्य क्या है। सुपर कंपनसेशन द्वितीयक वायु, थकान, ऑक्सीजन ऋण, भार की अनुकूलता। तो इसमें अगर आप एलिमिनेशन, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एलिमिनेट करने आ रहा है तो आप 50% अपने आप को उस एग्जाम में श्योर मानिए, क्योंकि एलिमिनेट करके आप बहुत सारा 25% भी अगर आप निकाल देते तो भी आप 75% क्वेश्चन में सही कर जाएंगे। सुपर कंपनसेशन, थकान होगा नहीं, ऑक्सीजन रेट तो होगा नहीं। अब आप देख लीजिए क्या होगा। तो सुपर कंपनसेशन मींस सेकेंड वाइंड, फटीक, ऑक्सीजन डेप्थ या फिर एडाप्टेशन टू लोड। एडाप्टेशन टू लोड यानी कि 146 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ हो जाएगा। यहीं अगर एडाप्टेशन टू लोड एट हाई एल्टीट्यूड दे दिया होता तो एक्लिमेटाइजेशन हो जाता। 147 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर शब्दावली में लैन का पूर्ण प्रारूप क्या होता है। लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एडेप्टेशन नेटवर्क, लोकल अवेलेबल नेटवर्क। तो 147 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 148 नंबर क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च, 28 सितंबर, 28 जुलाई या फिर 4 फरवरी, बताइए। 148 नंबर क्वेश्चन का रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सेकेंड, 28 सितंबर। अब बात कर लेते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिए 2022 लिखा हुआ है, तो 2022 से जो लोग करंट पढ़ के गए होंगे वो तो एक सेकंड में ही से टिक कर दिए होंगे। इसका फर्स्ट हो गया धर्मवीर सिंह, सेकंड नीर बहादुर गुरुंग, तीसरा अश्विनी अंकुजी और चौथा है आपका बीसी सुरेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर सिंह, यानी 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मवीर सिंह। दोस्तों ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से लाया गया है, तो ये क्वेश्चन अगर पसंद आए तो ये एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मैं कर रहा हूं तो आप लोग ज़रूर इतना कर सकते हैं कि इसे अपने 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 फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। 150 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन से पेनहेलेनिक खेल डेल्फी में आयोजित होते थे। अब बात कर लीजिए पेनहेलेनिक गेम्स की। तो पेनहेलेनिक गेम्स जो 4 होते थे उनमें से जो डेल्फी में आयोजित होते थे वो कौन से गेम थे। ओलंपिक गेम्स, पिथियन गेम्स, इस्थीमियन गेम्स या फिर नीमियन गेम्स। दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको फिजिकल एजुकेशन की सारी अपडेट मिल जाती है। इस पेपर में मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना बताऊँ, लेकिन अगर हो सकता है एक आध क्वेश्चन अगर आपको गलत लगे तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे पूरी तरीके से सही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप इतना समझिए कि 98% श्योर है कि जितना क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको सही ही बताया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए
150 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पाइथियन गेम्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।